अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16, जिसके नाम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर 2024 के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड है। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आगे पेपर जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, आमद है उनकी। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 1-2 चैप्टर्स रह गए हैं जिनको हम इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट कर देंगे, ताकि मैं आपको सारे चैप्टर्स के जो गेस्ट पेपर हैं वो प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो बनाऊंगी कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करके रहना है। जाहिर बात है आपने 9th में किया, आपको पता है, लेकिन 10th के हवाले से मैं कुछ आपको न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि किस तरह आने वाला पेपर स्पेसिफिक तैयार करके आना है वहाँ पर, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। बस मैं आपको बताती रही हूँ कि आपने ये करना है, इसका बायोलॉजी का पेपर करना है, इसका केमिस्ट्री का पेपर करना है, और स्पेसिफिकली किस तरह आप लोगों ने अपने डायग्राम्स वगैरह करनी है, इक्वेशंस वगैरह करनी है। लेकिन फिर भी मैं एक सेपरेटली वीडियो भी लास्ट में बनाऊंगी ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सको। आज जो चैप्टर है वो है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि मैन और उसका एनवायरनमेंट का आपस में क्या इंटरेक्शन है और वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सेक्शन, कि बायोलॉजिकल सेक्शन के लेवल कितने हैं। हम ये लेवल पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एटॉमिक से सब एटॉमिक लेवल, मोलेकुलर लेवल, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल्स, टिश्यूज, ये सारे क्या है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन है। लेकिन जो दो मेन लेवल हम इन्वायरमेंट लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं वो आता है पॉपुलेशन कम्युनिटी। मीन्स कि जब पॉपुलेशन और कम्युनिटी आपस में एक साथ मिलते हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन और कम्युनिटी आपस में मिल रही होती है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक बायोस्फीयर बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया है कि बायोस्फीयर क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेना। तो उन्होंने बताया है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एबायोटिक का मतलब क्या है, ए का मतलब नॉट, बायोटिक का मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, एबायोटिक नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। आपको शॉर्ट आ सकता है इसके अंदर, बायोटिक और एबायोटिक के अंदर मैं डिफरेंस बताएं। देन है बच्चों प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। इसके ऊपर भी आपको लॉन्ग आ सकता है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर क्या होते हैं। कंज्यूमर्स की भी आगे 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, स्पेसिफिक एनिमल्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने ये लाजमन देखना है। यहाँ पर उन्होंने एक फूड वेब की तरह बताया हुआ है किस तरह एक जो एनिमल होता है दूसरे पर अटैक करता है और अपना फूड जो है उसको हासिल करता है। फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो ऑफ एनर्जी। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आपने लाजमन देखना है। ठीक है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। देन है बच्चों फ्लो ऑफ मटेरियल्स। इसके अंदर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। वो फ्लो ऑफ मटेरियल्स के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी लिखाते हैं और फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर फ्लो ऑफ मटेरियल्स दिखाते हैं। नो डाउट दोनों के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मटेरियल्स खाते लेते हैं हम, मीन्स कि जब हम खुराक लेते हैं तभी हमारे पास जो एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फ्लो होता है उसका। लेकिन स्पेसिफिक हो जाता है कि हम फ्लो ऑफ मटेरियल्स के अंदर क्या करते हैं कि एनिमल्स को देखते हैं, किस तरह वो एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी के अंदर हम देखते हैं किस टाइप ऑफ एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो रही है किस अनदर टाइप ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर लोग आ सकता है कि पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इससे कितने नंबर होते हैं। यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ भी किया हुआ है, आप इसको देखो। यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किस तरह इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, मीन्स टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ जाओगे, तो वो स्मॉल से स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है, देन है पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लास्ट में देखना है, 2 इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, ये आपने लास्ट में देख लेने हैं। देन है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसके सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल, नाइट्रेशन वाला। ठीक है, कार्बन साइकिल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली सबको आता होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है जा रही है, ये इसका मेन रोल है, ये आपको शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। ठीक है, किसी ना किसी टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपको पता है पेपर होते हैं और एक टाइम में ये क्वेश्चन लास्ट में आता है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल वाला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सारे देखना है, किस तरह ये जो डिफरेंट इसके अंदर डेफिनेशन है ये भी लास्ट में देखनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग ना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया करो। जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हो तो साथ आपके शॉर्ट भी हो जाते हैं और साथ आपके एमसीक्यूज भी हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, देन है अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, इसके सारे डिफरेंट स्टेप है। सिमुलेशन क्या होती है, रीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, ये सारा लॉन्ग है। लॉन्ग के अंदर मैं इस पर ये डायग्राम जो है बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आ रहा है ना नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर नोट लिखे, सबसे पहले तो आपने बताना है कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, इसके आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इसका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कैसे आपकी इन्वायरमेंट को ये इफेक्ट करता है। उसके बाद आपने बताना है इसके स्टेप्स कि इसके मेनली स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हेडिंग स्टेप्स की देकर नीचे स्टेप्स लिख रहे हैं। उसके बाद आपने इन स्टेप्स को डिटेल में बताना शुरू करना है कि ये स्टेप कैसा होता है, इसके अंदर क्या होता है। उसके बाद आपने इसके लिए फ्लो चार्ट डायग्राम जो है नाइट्रोजन साइकिल की ये आपने ड्रॉ करके आनी है। ठीक है, बैक्टीरिया का आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं जो अमोनिया में कन्वर्ट कराने, ये सारी चीजें आपको बच्चों आनी चाहिए।
देन है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम की। इंटरेक्शन इकोसिस्टम के अंदर कैसा होता है? बेसिकली इंटरेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रास्पेसिफिक और होता है इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक क्या होता है कि एक ही स्पीशीज के दरमियान, मीन्स के मैं और मेरे साथ जो एक कोई लड़की है उसके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे इंट्रा, और जो ऑपोजिट होगा मीन्स के एक डॉग के दरमियान और किसी ह्यूमन के दरमियान तो हम उसको कहेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। उसके अंदर कंपटीशन आता है, प्रीडेशन आता है, और उसके अलावा यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस के अंदर डिफरेंट इसके पार्ट्स जाते हैं। सबसे पहले हम कंपटीशन देखते हैं। कंपटीशन के अंदर क्या है बेसिकली कि एक जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो ज्यादा बात कंपीट ज्यादा अच्छी तरह करेगा और वो जीत जाएगा। ये कंपटीशन होता है कि वो अपनी खुराक हासिल कर लेता है। आप इसको कह सकते हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी। देन है प्रीडेशन। प्रीडेशन के अंदर क्या होता है कि एक जो होता है वो दूसरे के ऊपर अटैक करता है। जैसे जो लायन होता है वो डियर के ऊपर अटैक करता है, उसको अपना खाता पीता है, ठीक है, अपनी खुराक हासिल करता है। ये एक प्रीडेशन की फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है, ये आपने लाजमी एग्जाम्पल देखना जो मैं भी बात कर रही हूँ। देन है बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस की आगे 3 टाइप आती हैं, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से भी लोगों का जाता है सिम्बियोसिस के ऊपर, और इसकी टाइप्स के ऊपर भी लोगों का जाता होता है, ठीक है। तो हमने देखना है पैरासाइटिज्म क्या होती है, ये लोग है आपने देखना। देन है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के बारे में अभी बता के हटी हूँ आपको क्या होता है म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म, अगर मैं आपको इन सबको सम अप करूँ ना तो आपको इतना बता देती हूँ कि पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, एक होस्ट होता है और आपका जो एक प्रेडेटर होता है, जो प्रे होता है आपका, वो अटैक कर रहा होता है आपको, पैरासाइट जो होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक को फायदा हो रहा होता है और एक को टोटली नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों को फायदा हो रहा होता है। और कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पर उन्होंने शार्क की एग्जांपल दी होगी, देखिए यही दी है, सकर फिश अटैक्स द सर्फेस ऑफ शार्क्स बाय सकर, ठीक है, अपने ग्लैंड्स के थ्रू अटैक हो जाती है। और जैसी जो लार्ज फिश होती है, वेल होती है, वो अटैक करती है किसी अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो जो उसके वेस्ट होते हैं वो सकर फिश खा लाती है, तो इसलिए उसको फायदा हो रहा है। लेकिन जो वेल है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो शार्क फिश है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसको कहते हैं हम कमेंसलिज्म, ठीक है। तो आपने इसको देखना है कॉन्सेप्ट के थ्रू। देन है बच्चों व्हाट टाइप ऑफ सिम्बियोसिस, ये भी आपने लास्ट में पढ़ लेना है, ये कौन सा सिम्बियोसिस है, ठीक है। इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इंपैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आजकल के रिसेंट टॉपिक्स हैं, रिसर्च सर्चेज हैं, वो क्या है कि इन्वायरमेंट को हमने अपना अच्छा कैसे करना है, हमने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री कैसे बनाना है। तो इससे एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर के अंदर कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हम कौन से ऐसे वेज यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे हमारी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता होना है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अगर आपको लोग आ रहा है तो आपने पहले बताना है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके आपकी ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट्स क्या है, ये पॉइंट्स लिख लो अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या है और उसके बाद आपने बताना है कि हम इसके थ्रू प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसकी जो आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। देन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बहुत अक्सर दफा लोग आ जाता है। एसिड रेन है, एसिड रेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी। इसके जो फैक्टर्स होते हैं ना कि एसिड रेन कैसे इफेक्ट करी है हमारी इन्वायरमेंट को, ह्यूमन को, एनिमल्स को, स्पेसिफिकली जो आपके सी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैसे इफेक्ट करी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन कितने डेंजरस और इसके लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स हैं, ठीक है। देन है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन भी आपको आ सकता है और पॉपुलेशन भी आ सकता है कि और पॉपुलेशन कैसे हमारी इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा पोल्यूट करी। सारी बात है जब इंसान ज्यादा होंगे, बेशक वो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन हो, तो क्या होगा, काफी ज्यादा घबराव सा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके इर्द गिर्द के अंदर क्या होगा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा जब जैसे मोस्ट पोल्यूटेड पॉपुलेटेड सिटी जो पाकिस्तान की है, जिसके अंदर लाहौर सबसे टॉप पर पे आता है, ठीक है, कराची है, फैसलाबाद है, तो अब देखो जब ट्रैफिक जाम होता है तो कितनी ज्यादा सफोकेशन हो जाती है। उस सफोकेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत ज्यादा हो रही होती है। इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये देखो एक फैक्टर जो होता है वो दूसरे को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। देन है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होती है कि लोगों का गांवों से उठ के शहर में जाना, ठीक है, अर्बनाइज करना, अपने आप को मॉडिफाई करना अपने आप को, उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन है पोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंस एंड कंट्रोल। आपको पता है पोल्यूशन 3 तरह की होती है। यहाँ पे जो आपके मेरे ख्याल से मेंशन है एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, लेकिन इसकी टाइप्स बेतहाशा पोल्यूशन की टाइप्स है, ठीक है। आप जहाँ भी जाओ इसकी टाइप्स मिल जाएंगी। लैंड पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा टाइप्स है इसकी। एयर पोल्यूशन है, आपको पता चाहिए कि एयर पोल्यूशन क्यों होती है। अगर आपको इसके ऊपर लोग आ रहे हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर, तो आपने बताना है कि एयर पोल्यूशन क्या होती है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, इसकी काजेज बतानी है, एयर पोल्यूशन क्यों होती है, ठीक है, इसके इफेक्ट्स बताने हैं, इसकी प्रिवेंटिव मेजर बतानी है और इसके क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हमारी लाइफ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। जैसे स्मोक फॉर्मेशन, एसीडेंट, आपने देखा होगा स्मोक फॉर्मेशन के, चलिए नहीं मैं बता रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि सर्दियां आने से पहले भी आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि ठंड नहीं होती है, लेकिन आपको लग रहा होता है जैसे फोग सी होती है। वो बेसिकली क्या होती है, वो स्मोक ही होती है। वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स, एक तरह से आप समझ लो सस्पेंशन सा बना होता है, एयर के अंदर मिक्सचर सा बना होता है एयर पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स का, जो आपके रेन ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, स्मोक क्लाउड्स होते हैं उसके दरमियान। तो इस वजह से आपको स्मोक से हल्की हल्की विजिबिलिटी नजर आती है। इतनी ये खतरनाक होती है, इससे आपके लंग्स इतने अफेक्ट होते हैं, आपकी आईज इतना अफेक्ट होती है, ठीक है। मेजर काज है ये आई इन्फेक्शन का जो स्मोक होती है। देन है एसी रेन और ओजोन
डिप्रेशन, ओजोन डिप्रेशन जो होती है वो ज़्यादातर अंटार्कटिका के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि ओजोन होल बन जाता है जिसकी वजह से हार्मफुल रेज आती हैं और लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। देन है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे इसका कंट्रोल कर सकते हैं। देन है बच्चों वाटर पोल्यूशन, सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन का लिखना है, सेम वाटर पोल्यूशन का भी आपने ऐसे लिखना है। अब देखो यहाँ पे इतने उन्होंने ब्लू ब्लू पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो बेसिकली ये आपके लॉन्ग के अंदर पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अपना लॉन्ग लिख रहे हो ना तो आप इसका थोड़ा सा पार्ट लिख सकते हो। आप इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कंक्लूजन, या फिर लिख दो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इस तरह करके लिख सकते हो। ये चीजें जो होती हैं वो चैकर को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं, ठीक है। देन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जनरली आपने इसको देखा भी होगा, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर तालाब वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि एलजी सी आती है, बेसिकली क्या होती है यूट्रोफिकेशन। इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स है, मैंने आपको बताए भी हुए हैं। देन है बच्चों कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सीवेज मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सीवेज मैनेजमेंट जो होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आनी चाहिए। देन है बच्चों लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के भी वही सेम उसी तरह कैसे इसके इफेक्ट्स होते हैं, काजेज क्या होते हैं, कैसे आप इसकी प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हो, क्या इसका रोकथाम के लिए आप कर सकते हो। देन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कंजर्वेशन ऑफ नेचर कैसे करनी है। जनरली तो हमने पढ़ लिया कि लैंड पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट करना है, वाटर पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है, कैसे हम इनसे बचाव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब नेचर की तरह क्या आती है कि आपके ऑर्गेनिज्म सारी तरह की आ गई है, ठीक है। आपके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों इसके अंदर आएंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर, कि आपने अपनी जो आपकी नेचर है उसको आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 मैकेनिज्म लिखे हैं, R3 रूल होता है, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यहाँ पर लिखा भी होगा। तो ये देखो बच्चों यहाँ पर रिड्यूस है, उसके बाद आता है रीयूज और रिसाइकल, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका जनरली क्या है कि आप इससे अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, पोल्यूट होने से बचा सकते हो। देन है बच्चों आता है प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप प्लान बता सकते हो कि हमारे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या फिर वर्ल्ड वाइड क्या प्लान्स हो रहे हैं कि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लान हो रहे हैं, आप इसकी रिसेंट सर्चेज पढ़ो, ठीक है। ये 1992 की बात लिखी है, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो आप अभी सर्च करो 2023 के हवाले से क्या। अब आपने देखा होगा कि इमरान खान ने वो एक इनिशिएट प्रोग्राम किया था कि 1 बिलियन ट्रीज फॉरेस्ट वाला, ठीक है। तो आप लोग देखो किस तरह इन्वायरमेंट को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इन्वायरमेंट को अच्छा और हेल्दी बनाने के लिए उन्होंने एफोरेस्टेशन का आगाज किया कि हम न्यू फॉरेस्ट लगाते हैं अपनी इन्वायरमेंट को, ताकि हमारी इन्वायरमेंट जो हो वो किस चीज़ के लिए, बायोटिक फैक्टर्स के लिए भी और एबायोटिक फैक्टर्स के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। देन आता है बच्चों आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर, इसको भी लास्ट में पढ़ लेना, ठीक है। हम इसको जा सकते हैं, वैसे तो आपको आने चाहिए, जो आने चाहिए वो कोरोना वायरस के रिलेटेड आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली कोरोना वायरस के वजह डेंगू फीवर जो है वो बेशक हॉट टॉपिक है, लेकिन इतना नहीं है एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस। तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस के बारे में होनी चाहिए, मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ, ठीक है। देन बच्चों आ जाता है आपका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये आपने देख लिया, लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेसिकली लॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी की समझ नहीं आई तो आप मुझे बताओ, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। देन बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन से इसको भी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। टर्म्स टू नो, इसके से अक्सर आपको क्या रहता है, शॉर्ट आ जाता है, ठीक है। ये आपका होगा चैप्टर नंबर 16 तैयार। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, गिव इट्स वन एग्जांपल। डिफरेंशिएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डिफाइन बायोमास, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, गिव इट्स रीजन। डिफाइन कॉमन्सलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, गिव एन एग्जांपल। व्हाट आर हर्बिवोरस एंड omnivores? Differentiate between biotic and abiotic factors. What is acid and how it is formed? Define nitrogen fixation. What is meant by global warming? Write two effects of global warming. Define symbiosis. Write the name of its types. What is mutualism? Give its one example. Differentiate between interspecific interaction and interspecific interaction. What is meant by pyramid biomass? Differentiate between renewable and non renewable sources. Define ecosystem and biosphere. ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 के हवाले से। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिए हैं, आप उसको लास्ट में देखो, ठीक है। समझो उस चीज़ को, जिस किसी की समझ नहीं आती अभी भी टाइम मुझे बताओ, मैं आपको उस पर वीडियो लास्ट में बना दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।